नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और अब से सिर्फ 1.5 घंटे के बाद 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हां, हर किसी को इंतजार है कि जो हम सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, आखिर उसकी तारीख चुनावों की कब आएगी। और अब से ठीक 1.5 घंटे बाद 4 राज्यों में, केंद्र शासित एक प्रदेश में आज चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। कितने चरणों में होता है, क्या उस पर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन रहता है, हर खबर सबसे पहले आपके पास। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव। जी हां, तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पुडुचेरी की भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। और सूत्रों से जो खबरें हमारे पास हैं, बंगाल में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा असम, तमिलनाडु, केरल, इन 3 राज्यों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। और साथ ही साथ पुडुचेरी में भी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वोटों की गिनती एक ही दिन मुमकिन है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एक ही दिन में मतदान कराए जाने के अनुमान है। और 1 मई से पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। और 4 मई से बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं, लिहाजा उसके पहले पहले ये पूरा कार्यक्रम संपन्न कराना जरूरी है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ ममता दी, जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि अपनी कायनात वो पश्चिम बंगाल में बचा सके। तो दूसरी तरफ बीजेपी, जिसे 2016 के विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, महज 3 सीटों पर अटक गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2019 में 18 सीटें आने के बाद मन बढ़ा और अब पूरी ताकत बीजेपी वहां भी झोंक रही है। आपको बता दें, 2021 का चुनावी युद्ध, कितने राज्य, तो कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी 1, जिसमें आज शाम 4:30 बजे, अब से ठीक 1.5 घंटे बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल में 294 कुल सीटें हैं और ऐसा ही हर राज्य का हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। 126 असम में। जी हां, असम की 126 सीटें हैं, जहां पर माना जा रहा है 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु की 234 सीटें हैं, साथ ही साथ केरल में 140 सीटें हैं और पुडुचेरी में भी चुनाव होना है, जिसकी तारीख का आज ऐलान होगा। वहां 30 सीटें हैं। सबसे बड़ी चिंता चुनाव आयोग की सुरक्षा के अलावा जो रहेगी, वो रहेगी कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव की। हालांकि बिहार का चुनाव हम देख चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में महाराष्ट्र और केरल में कोरोना को लेकर जिस तरीके से दोबारा खतरे की घंटी बजी है, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चिंता, बड़ी चेतावनी कोरोना को लेकर भी होगी, सुरक्षा के साथ साथ। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ आ चुके हैं। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुकी हैं। संजय शर्मा, चुनाव आयोग पर लगातार आपकी नजर रहती है। इन 5 जगह पर चुनाव आयोग दौरे कर चुका है, तो डेट शीट आ जाएगी आज, पक्का है? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि इस समय, जिस समय चुनावी माहौल पूरी सरगर्मी पर है, ऐसे में चुनाव आयोग विज्ञान भवन जैसी जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के लिए ही यहाँ पर आ रहा है। जैसी कि परंपरा है, चुनाव आयोग ऐलान से ठीक पहले एक मीटिंग करता है, पूरे जो प्रोफार्मा है, पूरा ड्राफ्ट है, उसको फाइनल करके और तीनों आयुक्त उस पर दस्तखत करते हैं और उसके बाद आकर वो प्रेस के सामने उसका ऐलान करते हैं। तो 2 बजे से वहाँ मीटिंग चल रही है। मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, यहाँ तीनों चुनाव आयुक्त और उपायुक्त यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ आकर वो हॉल नंबर 5 में, जो दूसरी मंजिल पर है, वहाँ वो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। शुरुआत में आधा घंटा से पौना घंटा 5 राज्यों की परिस्थितियां बताई जाएंगी, कितने वोटर हैं, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, कितनी डेमोग्राफी है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और लगभग 5:15 बजे मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सबसे आखिर में चुनावी तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और सभी चुनाव आयुक्त एक बार फिर मीटिंग में चले जाते हैं। तो वैसा ही हो रहा है। लेकिन जो 2 पड़ोसी इधर उत्तर पूर्व में हैं, यानी बंगाल और असम, वहां की चुनावी परिस्थितियां अलग हैं। और जो दक्षिण के 3 पड़ोसी हैं, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, वहां की चुनौतियां अलग हैं। दक्षिण में जहां कोरोना का संकट, उससे निपटने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष के साथ सुरक्षित चुनाव कराने की चुनौती है, वो है। और यहाँ है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने की चुनौती है, स्वतंत्र, निष्पक्ष के साथ शांतिपूर्ण, और उधर है सुरक्षित।
इन तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी अपनी चिंताओं से राज्य के अमले को आगाह कर रखा है और उसी हिसाब से एहतियाती इंतजाम भी किए गए हैं, उपाय भी किए गए हैं। यहाँ पर पिछली बार 7 चरणों में 4 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे बंगाल में, लेकिन उस समय 2016 में इम्तहान पहले ही खत्म हो गए थे। लेकिन इस बार कोविड की वजह से इम्तहान मई में शिफ्ट हो गए हैं। 4 मई से इम्तहान होने हैं, यानी 1 मई या 2 मई तक चुनावी प्रक्रिया को इतिश्री कर देनी है, उसका समापन कर देना है, क्योंकि फिर शिक्षक और बाकी शिक्षा विभाग के अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी उसमें लग सकें। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल या 1 मई तक सारी चीज़ें चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 3 या 4 दिन के अंतराल पर एक एक चरण के चुनाव होंगे और होली के ठीक बाद बंगाल में शुरुआत होगी चुनाव की और इसके साथ ही 3-4 दिनों के अंतराल पर एक एक चरण के चुनाव होंगे, मतदान होगा। इसी दौरान असम में भी मतदान हो जाएगा, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं कि 3 चरणों में मतदान होना है। अब देखते हैं सूत्र हमें बता रहे हैं वो बातें कितनी सच साबित होती हैं। दक्षिण के 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही दिन एक ही चरण में चुनाव होंगे। मतगणना सबकी एक साथ होगी, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, बिल्कुल आखिरी चरण में, हफ्ते के आखिरी चरण में मतगणना हो जाएगी और सभी जगह विधानसभाओं का गठन हो जाएगा। संजय, आपने दिलचस्प बात बताई और ये हमेशा होता है। 4:30 बजे के आसपास बूथ कितने हैं, कितने मतदाता हैं, इसकी गिनती से शुरुआत होती है। लगभग 5, सवा 5 बजे पूरा सस्पेंस खत्म होता है जब चुनावी तारीखों का ऐलान होता है अंत में। चित्रा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल, केरल, चुनावी हिंसा और जिस तरह का घमासान है, सुरक्षित चुनाव कराना यहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी चुनाव आयोग की। तो मुझे लगता है खास तौर पर कितने फेजेस में यहां पर चुनाव होंगे और किस तरह से इसे सुरक्षा बलों की वहां पर नियुक्ति होगी, इन सब की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। इसके बारे में बाकायदा चुनाव आयोग ने वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की थी। खुद वहां पर अधिकारी पहुंचे थे और वहां पर माहौल का जायजा लिया था, चारों राज्यों और पुडुचेरी की भी अगर हम बात करें तो। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां पर चुनावी हिंसा लगातार इस समय भी हम देख रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अगर सबसे ज्यादा सुर्खियां पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी एक बात को लेकर चुनावी सुर्खियां हासिल कर रहा है तो वो है वहां की हिंसा। इसी वजह से माना यही जा रहा है कि 6 से लेकर 8 चरणों तक वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि इन चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। 2016 में जैसा कि संजय जानकारी दे रहे थे, देखिए 4 अप्रैल से शुरुआत हुई थी और पूरे 1 महीने तक पश्चिम बंगाल में, यानी कि 5 मई को समापन हुआ था। 6 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि एहतियातन थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी एक तरफ है जिसके मद्देनजर तमाम एहतियात यहां पर बरतने होंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो आ जाता है तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बाकायदा जाके जायजा लिया था और वहां पर भी अपनी टीम को भेजकर यह पता लगाया था कि वहां पर किस तरह से, हालांकि चुनावी हिंसा की खबरें उस तरह से सामने नहीं आती है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत वहां पर भी चुनाव अच्छे से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होगी। केरल, देखिए एक तरफ पश्चिम बंगाल जहां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ केरला की बात करें, राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय हैं, कभी वो समंदर में छलांग लगा रहे हैं, कभी वो मछुआरों से बातचीत कर रहे हैं, वहां की जनता को अपने पक्ष में करने की कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। तो ऐसे में केरला में साख दांव पर लगी हुई है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए, क्योंकि वहां पर भी हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अगर पिछले चुनावों को हम देखें तो चुनाव आयोग के सामने ये तमाम बड़ी चुनौती होगी। पुडुचेरी की बात करें तो हाल ही में वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो वहां की स्थितियां बाकी इन राज्यों के मुकाबले, चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिल्कुल अलहदा रहने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिन 5 जगहों पर विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 जगहों पर है और वो है असम। वहां की 86 सीटें पिछली बार यानी कि 2016 में इस पार्टी ने हासिल की थी, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे देखे जाएं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के देखे जाएं, गृह मंत्री अमित शाह के देखे जाएं, उसके मद्देनजर सत्ता बचाने की एक तरफ असम में चुनौती होगी, तो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने को बेकरार यहां पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा, कुछ देर का और इंतजार। लेकिन आज चुनाव आयोग का दिन है अंजना और रोहित, तो यकीनन चुनाव आयोग जब 4:30 बजे अपने माइक थामेंगे, उसके बाद विस्तार से छोटी छोटी चीजों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है, ताकि मतदाताओं को भी समझ में आ जाए और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी, और उसके बाद जो भी चुनावी तारीख होगी उसका ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ आ गए हैं, बंगाल की सियासत में क्या चल रहा है उनसे बात करेंगे, और साथ ही संजय कुमार, स्वागत है संजय जी आपका। बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से अब इन 5 राज्यों के चुनाव में संजय कुमार हमारे साथ लगातार रहेंगे।
चुनाव का विश्लेषण, राजनीति का चुनाव के विश्लेषण करने के लिए आपके लिए आसान भाषा में संजय जी से बात करें उसके पहले इंद्रजीत, आज दुगदुकी बड़ी होगी थोड़ी राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि बीजेपी ने मांग कर दी थी पहले ही कि कम से कम 6-7 चरणों में चुनाव होना चाहिए, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्लान कुछ ऐसा ही आने वाला है, 6 से 8 चरणों का। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का दौरा कर चुका है बहुत बार, और ये मांग कर चुका है कि काफी चरणों में इसको बांट दिया जाए ताकि जो सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती हर चरणों में हो पाए। पिछली बार की अगर हम बात करें 2016 में 7 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, तो इस बार अगर इलेक्शन कमीशन 8 चरणों की घोषणा करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड माना जाएगा एक राज्य चुनाव के लिए। एक बहुत ही लंबा चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उस तरह से अगर ये सही निकला तो। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि उत्तर बंगाल से शुरू होकर दक्षिण बंगाल तक चुनाव होता है, और हमने देखा था 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो पहले उत्तर में चुनाव हुआ था, और स्लोली किस तरह से जो सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती ऊपर से नीचे तक दक्षिण बंगाल तक होती है, और हर एक फेज के बीच में करीबन 4 से 5 दिन का गैप जरूर रहता है, डिले जरूर रहता है। लेकिन इस बार चुनौती ये होगी कि अगर आज इलेक्शन डेट अनाउंस होता है तो सिर्फ मार्च का महीना रह जाएगा कैंपेनिंग के लिए। अगर पूरे अप्रैल में चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये चुनौती है कि मई के पहले हफ्ते के पहले ही पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको खत्म करें, क्योंकि 4 मई से सीबीएसई एग्जाम शुरू होने वाले हैं और टाइम भी ज्यादा बचा नहीं है। तो जो गैप है एक दिन से दूसरे दिन के बीच में, शायद वो थोड़ा कम हो जाए इस बार, ये दिख रहा है। बिल्कुल इंद्र जी, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी भी जाने माने सेफोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। संजय जी, आज आंकड़े नहीं पूछूंगी, पहला सवाल यही होगा कि देखिए कितनी बड़ी ये चुनौती है आज की, शांतिपूर्वक तरीके से ये तमाम चुनाव इन राज्यों में हो। खास तौर पर अगर हम देखें, केरल में भी बीते दिन से लगातार हिंसा की खबर आ रही है, और पश्चिम बंगाल में तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं की मौत की हत्या की गिनती सुनाते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि कैसे ये चुनाव सुरक्षित हो, और ऐसे में कितने फेजेस में होता हुआ आप देखते हैं? अंजना जी, बार बार इस बात का जिक्र होता है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है इलेक्शन कमीशन की। तो हम कहते हैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और अगर बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, और बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही है पिछले 2-3 महीनों से, बल्कि पिछले 6-8 महीनों से, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इलेक्शन कमीशन के लिए कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तो इस मामले में फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 6-8 महीनों में लगातार चुनावी हिंसा हो रही है, दोनों गुटों के बीच झड़पें हो रही हैं। तो तकरीबन जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था 7 चरणों में, तो पिछली बार 2016 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। तो अगर 7 चरणों से बढ़ा के 8 या 9 कर दिया गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन सीटें तमिलनाडु में है 232 और बंगाल में 294, और जो संकेत आ रहे हैं संजय जी वो ये कि तमिलनाडु में 1 चरण में ही हो जाएगा चुनाव, और असम में प्लानिंग 3 चरण की है। ये किस वजह से? ये ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से या फिर सुरक्षा की वजह से असम में भी? नहीं, इसका रेशियो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि सीटें कितनी हैं और कितनी सीटों पर चुनाव एक समय में कराया जा सके। सारा का सारा फोकस है कि कैसे चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से कराया जाए। तो हो सकता है आपको 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर इनके बारे में याद दिलाऊं, जम्मू एंड कश्मीर में एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कई चरणों में चुनाव हुए थे। एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को कई चरणों में बांट दिया गया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि कंस्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा मतदाता हैं कि एक दिन वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन एक ही मुद्दा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव करना होगा, और मूव करने के लिए 1-2 दिन का समय चाहिए। तो बिल्कुल संकेत जो है वो साफ हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तमिलनाडु, सारा का सारा तमिलनाडु एक दिन में वोट करे, और बंगाल में कई चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि इसका संबंध नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी या वोटर से है ही नहीं है। सारा का सारा फोकस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। लेकिन संजय जी, एक फटाफट कमेंट लेते हुए उसके बाद संजय शर्मा के पास भी जाएं, वो ये कि चुनाव 5 जगह पर है। तमिलनाडु की राजनीति भी अपने आप में दिलचस्प होती है, असम की राजनीति भी अपने आप में दिलचस्प होती है, और केरल की राजनीति की अपनी खासियतें हैं, पर सबकी नजर इस बार बंगाल पर सबसे ज्यादा क्यों? अगर चुनाव आयोग के नजरिए से देखें, उनके लिए तो सारे स्टेट्स बराबर हैं, लेकिन नजरिया
जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आप जैसे लोगों का सारा नजर या राजनीतिज्ञों का सारा नजर बंगाल पर इस वजह से है क्योंकि जो 3 राज्य हैं, दक्षिण के 3 राज्य, चाहे केरल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात करें या पुडुचेरी की बात करें, इन राज्यों में बीजेपी के लिए हाई स्टेक्स नहीं है। बीजेपी अपना वोट प्रतिशत तो बढ़ा लेगी, लेकिन सरकार बनाने की कोई दावेदारी नहीं है। असम में बीजेपी की सरकार है, वो भी एक इंटरेस्टिंग राज्य है। बीजेपी अपने सरकार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है कि वहां पर बीजेपी के लिए मुझे तो कोई चुनौती दिखाई नहीं पड़ती है। चुनौती कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए एक ही है और वो है वेस्ट बंगाल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का शासन है 10 साल से, और बीजेपी का पूरा प्रयास है कि सत्ता में परिवर्तन हो बंगाल में, और यही वजह है कि सारा का सारा फोकस वेस्ट बंगाल पर है। और बीजेपी इसी पर फोकस इस वजह से है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, देश में इतना जनाधार है उनके पास, इसी के लिए सारा फोकस वेस्ट बंगाल पर है। बिल्कुल। और संजय जी, लगातार चाहे वो उस वक्त अध्यक्ष थे पार्टी के अमित शाह या फिर गृह मंत्री के तौर पर, सबसे ज्यादा ताकत उन्होंने झोंकी और एक प्रतिष्ठा की बात उन्होंने बना ली है कि पश्चिम बंगाल में हमें कैसे अपना शासन लाना है। एक बार संजय शर्मा के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विज्ञान भवन से। संजय, चुनाव आयोग ने भी कई राउंड्स, उनकी टीम अलग अलग राज्यों में गई और पश्चिम बंगाल में भी विजिट, खास तौर से जमीनी परिस्थितियों को भांपने के लिए ये दौरे कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका भी अंदाजा लगा, उसकी जानकारी आती रही। ये सब भी जरा पूरा कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं कि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक हिंसा का इतिहास देखते हुए। जी हाँ, जो चुनाव आयोग की टीम दौरे पर गई थी उनसे हमने कई बार बात भी की। उनका ये कहना है कि जब ये चर्चा करते हैं आपस में और जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं उसमें एक तो ये कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना कितना चुनौती भरा है यहाँ और क्या क्या एहतियाती उपाय किए जा सकते हैं। एक तो राजनीतिक हिंसा जिसका पहले से ही ट्रेलर चलता आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी मतदान की, वैसे वैसे उन्माद और बढ़ता जाता है। दूसरी चुनौती, दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु की स्थिति कुछ अलग है। वहाँ चुनाव आयोग के सामने चुनौती रहती है काले धन के इस्तेमाल को कैसे रोकना। इसलिए आप वहाँ देखेंगे कि 2-2 खर्च के ऑब्जर्वर बढ़ाए जाते हैं वहाँ पर, ताकि वो निगाहदारी रख सकें कि आखिर काले धन की आवाजाही कहाँ से हो रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है। वैसे ही केरल में सुरक्षित चुनाव बड़ी चुनौती है क्योंकि वहाँ पर कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो हर जगह की अपनी अपनी डेमोग्राफी है, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन एक चीज और जिसमें यह कहा जाता है कि असम हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर दक्षिण के राज्य हो, वहाँ के अपनी अपनी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए अलग अलग तरह के उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हर जगह के गियर अलग अलग हैं और चुनाव आयोग ने हर तरह के गियर यहाँ पर लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में वायदों की बारिश हो रही है। बंगाल में चुनावी युद्ध का आधिकारिक शंखनाद होने से पहले वायदों का पिटारा कैसे खोल दिया गया है, देखिए। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। लक्ष्य सोनार बांग्ला, लक्ष्य सोनार बांग्ला। কি দিয়েছেন? ডুগডুগি ডুগডুগি। मौसम तो बसंती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वादों की बारिश हो रही है। वादों की बौछार से बंगाल की जनता को भिगोया जा रहा है। बंगाल की चुनावी खाड़ी में जैसे वादों का ज्वार भाटा आ रहा हो। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। बंगाल में चुनावी युद्ध का आधिकारिक शंखनाद होने से पहले वादों का पिटारा पूरी तरह से खोल दिया गया है। चुनावी आचार संहिता की बंदिशों में बंगाल बंद जाए उससे पहले ही कुछ ऐलान पीएम ने किए तो सोनार बांग्ला का सपना लेकर पूरी बीजेपी खड़ी हो गई।
সোনার বাংলা, একই লক্ষ্য সোনার বাংলা, নেই কেউ আজ একলা, শুধু লক্ষ্য সোনার বাংলা। 10 साल का ममता राज, टीएमसी का मजबूत संगठन, ममता बनर्जी जैसी हार न मानने वाली नेता से सीधा सामना। बीजेपी को पता है कि बंगाल विजय का रास्ता आसान नहीं। जीत तभी मुमकिन है जब बीजेपी से आस बढ़े, जब बीजेपी पर विश्वास बढ़े। सोनार बांग्ला का वादा उसी दिशा में कोशिश है। बीजेपी अपने वादों से यकीन दिलाने में लगी है कि उसके सोनार बांग्ला में कानून का राज होगा, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, गरीबों को बुनियादी हक मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाएं सुरक्षित होंगी। मुझे खुशी है कि बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और इसके साथ साथ संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत में सोनार बांग्ला का सपना। बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता से ये जानना चाहती है कि उसे कैसा सोनार बांग्ला चाहिए। इस रायशुमारी की तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि सोनार बांग्ला के उसके वादे की ममता बनर्जी धज्जियां उड़ाने से चूकेंगी नहीं। बीजेपी सोनार बांग्ला का वादा बांट रही है तो टीएमसी गुजरात मॉडल का डर बता रही है। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। तो एक तरफ मोदी का न्यू इंडिया वाला नारा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की जज्बाती जमीन पर टिकने की कोशिश कर रही है। बंगाल की जनता के पास दोनों विकल्प हैं, फैसला जनता को ही करना है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब सीधे सीधे मोदी बनाम ममता की 1-to-1 लड़ाई पर आ गई है। मोदी जिस अंदाज में हमले कर रहे हैं, ममता का उसी अंदाज में जवाब आ रहा है। पीएम मोदी तोलाबाजी पर प्रहार करते हैं, ममता बनर्जी कॉर्पोरेट घराने के को फायदा पहुंचाने पर सवाल खड़े करती हैं। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। बंगाल में हमलों की बौछार हो रही है। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোর से बोले। तरकश से तीरों की बारिश हो रही है। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। জয় বাংলা। मुकाबला अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां मोदी से ममता की सीधी टक्कर है। सेनाएं, सेनापति सब किनारे हो गए। लड़ाई 1-to-1 की बन गई है। एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ ममता। हमला ऐसा कि इधर से नहला और उधर से दहला। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। তোলাবাজ তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে তাকে বলে তোলাবাজ, আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? इस सीधी जंग में पीएम आरोप उछालने से नहीं चूकते तो सीएम जवाब देने से नहीं चूकती। कट कट का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ,
আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না रैटमानी खान? ওটা रैटमानी। तो चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2021 के सबसे बड़े चुनावी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम 4:30 बजे बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो रही है। और सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कि पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में वोट पड़ सकते हैं, असम में 3 चरणों में मतदान हो सकता है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन में वोटिंग खत्म करने की तैयारी है और 5 राज्यों में वोटों की गिनती एक ही दिन होगी, यानी नतीजे एक साथ आएंगे। कुल मिलाकर ये गणित और तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लगभग 1 घंटा बाकी है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसी में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं? देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीट आएंगी इस इलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे और 221 का कम नहीं होगा। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आगे विकास का काम। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बंगाल की जनता ने फैसला लेना है, विकास की ओर चलना है, विकास युक्त बंगाल देखना है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देखना। खेला तो होবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल से। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, राज बिहारी जी, स्नेहेंदु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही संजय कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु चावला जी हमारे साथ वरिष्ठ संपादक जुड़ गए हैं, इन सबसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीर अब साफ हो रही है? पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस जरूर है, लेकिन चाहे वो असम हो, केरल हो, ये तमाम राज्य बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ तमिलनाडु आप देखिए, दक्षिण की पूरी राजनीति का एक आप कह सकते हैं दूरी वहां से। लेकिन हिमांशु के सवाल का जवाब देते हुए साथ साथ ममता बनर्जी के घर पर आज विशेष पूजा है, आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान है और आज ही ममता के घर पर पूजा है। वो तस्वीर दिखाते दिखाते हिमांशु अपनी बात कहिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रोहित की तस्वीर बता रही हैं कि ममता बनर्जी के घर में पूजा। इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें ममता बनर्जी की जो है पूजा अर्चना करते हुए शायद नहीं दिखाई दी थी, आज पहली बार दिखाई दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो बंगाल पे है। बीजेपी चाहती है कि बंगाल के अंदर जो है वो किला फतेह कर दिया जाए और वहां पर पहली बार जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। आसाम में बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत है, क्योंकि वहां पर उनका वर्तमान में मुख्यमंत्री को भी वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके नहीं चुनाव में जा रहे, क्योंकि उनको वहां मालूम है कि हेमंता विश्व शर्मा है, वो एक पावर सेंटर है, दिलीप सेकिया एक पावर सेंटर है, हेमंता विश्व शर्मा वो है जो बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में संकट मोचक के रूप में देखा जाता है बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए असम में मुश्किलें हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी अगर कहें तो फील्डिंग बैठा दी है। 6 महीने से बीजेपी तैयारी में है। अमित शाह के हाथ में कमान है चुनाव की। अमित शाह पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव में वहां जा रहे हैं, जेपी नड्डा वहां जा रहे हैं। 8 नेताओं की
जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनकी टीम बनाई है। उनको 6 से 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां जाएं, वहां कार्यकर्ताओं से मिले, फीडबैक लें और किस तरीके से हमको चुनाव में जाना है, ये सारी तैयारियां जो है ये 8 नेता कर रहे हैं। हर मीटिंग के अंदर ये गृह मंत्री अमित शाह को फीडबैक देते हैं, वहां पर डेरा डाला हुआ है। आ रही हूँ हिमांशु, हिमांशु आ रही हूँ। इन सभी नेताओं ने वहां पर लंबे वक्त से डेरा डाला हुआ है, लेकिन ये तस्वीर जरा दिखाते हैं। और प्रभु चावला जी, सवाल आपसे यही, पूजा में क्या छिपा है? सॉरी, आवाज नहीं आई। आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है और हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रही ममता बनर्जी पर कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। आज के दिन इन तस्वीरों के जरिए अपने पूजा पाठ और निष्ठा दिखाना, क्या छिपा है इसमें? एक संकेत भी देने की कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से? देखो, भारतीयकरण जो है इलेक्शन का हो गया है, आप कहेंगे हिंदूकरण हो गया है, क्योंकि हर पार्टी ये समझती है कि हिंदू वोट हम इग्नोर नहीं कर सकते। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था 2011 के अंदर, उसके अंदर था मां मनु शर्माटी जो बात हुई थी, उसको भूल करके अब पहले भी 3 M थे, अब भी 3 M हैं। 3 M में यानी कि मोदी, ममता और मुस्लिम। परंतु बाकी पार्टियां यही कर रहे हैं। आपको कांग्रेस की भी देखेंगे, आप केरल में भी देखेंगे, कम्युनिस्ट लोग भी हर जगह जाकर के मंदिरों में जाते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू देवता हैं वहाँ जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव जो है इलेक्शन का बदल गया है कि भारत के अंदर पहले सेक्युलरिज्म नाम से वोट जिता जाता था, अब सेक्युलर नाम जो है बदनाम हो गया है। अपने आप को जो नारा लगता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अब वो एक मोदी जी ने एक प्रचार कर दिया कि जो हिंदू अपने आप को कहेगा वो ही वोट ले पाएगा। ये एक नया नैरेटिव सारे हिंदुस्तान के अंदर, वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए, जब कम्युनिस्ट लोग मंदिर में जाना शुरू हो गए, वहां पूजा करने लग गए, यहाँ हिंदू की जो जितनी भी ट्रेडिशनल हमारी चीजें होती हैं उनको मानने लग गए। जैसे आपने देखा कि केरल के अंदर जो केसेस बने थे वहां मंदिर में जाने के लिए, वहां की केरला गवर्नमेंट ने सब विड्रॉ कर लिए। तो क्या इसका मायना ये है कि अब इलेक्शन मुद्दे छोड़ जाइए थोड़े दिन के लिए, विकास के नाम पर भी होंगे, आपने विकास किया या मैंने यादा किया, ममता का विकास और मोदी का विकास, उसकी परिभाषा अलग अलग हो गई है। परंतु जैसे आपने बताया अभी ममता जी अपना पूजा करा रही हैं, उससे पहले उन्होंने कुछ और भी हिंदुत्व जिससे हिंदू की रीति रिवाज होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश की। तो ये लगता है ये वोट जो खिचक रहा था हिंदू का, अपीजमेंट का जो नारा उनके खिलाफ लग रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ममता जी भी कर रही हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट मेरे साथ हैं, परंतु हिंदू मिडिल क्लास जो वोट है अगर वो जा रहा है इस वजह से कि मैं दिखाई देती हूँ कि मैं एथिस्ट हूँ, विश्वास नहीं करती थी चीज में, तो ये सारे देश के अंदर परिवर्तन, एक कल्चरल चेंज आया है हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। उस कल्चरल इम्पैक्ट से कोई भी पार्टी तो वंचित नहीं रही है। ये कहना कि मुस्लिम वोट को ममता अपने साथ मान रही है, खासतौर पर तब जबकि असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं इस बार मैदान में, भले उनको रैली की इजाजत नहीं मिली। इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की भी एक टीम खड़ी हो गई जिसने अब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। उस पर बात करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ममता बनर्जी का यह बड़ा फैसला है। दिहाड़ी मजदूरों को मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है और बंगाल के 56,500 मजदूर हैं जिनको इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो एक तरफ आज पूजा की तस्वीरें सार्वजनिक होती हैं ममता बनर्जी की, जो आज तक के मंच से ही कहकर गई कि हम भी हिंदू हैं, हम गान नहीं करते केवल उसका, और आज उनके घर से पूजा की तस्वीरें आती हैं। हम जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते जी। और आज उनके घर से पूजा की तस्वीरें आती हैं। प्रभु जी, जो आप बात कह रहे थे कि मुस्लिम वोट अपनी तरफ मान रही हैं, मान के बैठी हैं, या फिर ये समझा जाए कि उनको दिख रहा है कि मुस्लिम वोट तो इस बार बंटना तय है क्योंकि उसमें सेंध लगाने वाले आ गए हैं, कम से कम जो मेजॉरिटी वोट है उसकी नाराजगी को थोड़ा कम कर लिया जाए। नहीं, स्ट्रैटेजी जो रोहित मेरे को लगती है कि मुस्लिम वोट मान करके चल रही है मेरे साथ हैं, जो हिंदू वोट उनका जाने वाला था, जो भद्र लोग जाके कहते हैं कि अगर 2011 का इलेक्शन देखें और 2016 का इलेक्शन देखें, उसके अंदर बड़ा क्लियर था कि उनको वहां पर मिडिल क्लास वोट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ जाते थे वो शिफ्ट हो गए थे। तो हिंदू जो है रिवाइवल हुआ, जो हिंदू रेनेसां कह सकते हैं आप, रिवाइवल हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहती है कि जो वोट अगर बाकी कम होते हैं हिंदुओं के, तो मुस्लिम, हालांकि 27% मुस्लिम सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, 70 सीटों के अंदर वो मायने रखते हैं, परंतु हिंदू सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का एक इलाका ऐसा है जिसमें तुष्टीकरण की नीति जो है ममता को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो एक कारण बता रही है कि मेरे साथ, मैं हिंदू भी हूं, मेरे को आप वोट दीजिए। कि मुस्लिम को तो लगता है कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है, हालांकि ओवैसी ट्राई करेंगे, वहां पर अपने वोट काटने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वहां के एक मुस्लिम नेता को तोड़ने की कोशिश भी की, वो अभी तक सक्सेसफुल उसके अंदर नहीं हुए। मेरे को ये लगता है कि ममता ये मान करके चल रही हैं कि जितने भी वोट एंटी बीजेपी हैं वो सीपीएम से कट करके भी उसके पास आएंगे, कांग्रेस से कट करके भी उनके पास आते हैं। जितने एंटी बीजेपी सेंटीमेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, उसका पोलराइजेशन के लिए थोड़ा सा मेजोरिटी आपको अपीजमेंट करना होगा। ये उसका शिफ्ट है, टैक्टिकल शिफ्ट है। मान करके चलना कि मुस्लिम मेरे साथ हैं, परंतु मेजोरिटी अपीजमेंट जब तक नहीं होगा तो मैं वोटों में जो 2-4% का फर्क होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन के लगभग 40% वोट बीजेपी को मिले थे और लगभग 42 या 43% ममता को मिले थे। अगर वही रिपीट हो जाता है, 3% की स्विंग हो जाती है, तो बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। बिल्कुल। स्निग्धेंदु जी, 2011 सीटें 2016 के चुनाव में अगर टीएमसी को आई थी तो लगभग 76 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को। क्या इस बार मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी है? क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बहुत छोटा फैक्टर हो जाएगा? और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को रैली की इजाजत ना देना, क्या ममता भी ये चाहती हैं कि लड़ाई हो तो आमने सामने मोदी के साथ, यहां पर परिस्थिति ऐसी ना बने कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए? हाँ, देखिए, इस बार जो लग रहा है कि लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा। लेफ्ट और कांग्रेस वो लोग तो खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग समझ चुके हैं कि 2019 में एक साथ ना लड़ना एक बहुत बड़ा भूल था। तो इस बार वो लोग पिछले एक साल से लगातार वाम और ये लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरा का पूरा बंगाल में हर जिला में। तो ये एक पोलराइजेशन, ये एक थर्ड अल्टरनेटिव बनाने के जो कोशिशें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस साल, क्योंकि सिचुएशन बहुत पोलराइज लग रहा है। जो लोग टीएमसी को हटाना चाहते हैं वो लोग बीजेपी के पक्ष में पोलराइज्ड हो रहे हैं, और जो लोग भाजपा को रोकना चाहते हैं वो लोग टीएमसी के फेवर में पोलराइज्ड हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हाँ, ये तो जरूर कि यहाँ पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो वो दोनों सरकार से नाराज है, जो ममता बनर्जी से भी नाराज है, मोदी से भी नाराज है। तो ऐसे वाम और कांग्रेस ने कुल मिलाकर 12% वोट मिला था उन लोगों को 2019 में। अगर इस साल उन लोगों ने उससे ये ज्यादा बढ़ा पाया, 12 से ज्यादा इन लोगों ये जोट 13-14 इनको मिला, तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उनके लिए। अगर 15-16% वोट इन लोगों को मिल जाए तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। लेकिन लगता है कि 12 से ज्यादा होना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, इतना पोलराइज्ड है। और ये जो असदुद्दीन वाईसी और ये जो इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी का है, पहले ये ठीक हो रहा था कि ये वाईसी के साथ अब्बास सिद्दीकी चलेंगे एक साथ, फिर वाम और कांग्रेस ने सिद्दीकी को उन लोगों के जोट में लाने की कोशिश करी। चलिए वापस आते हैं आपके पास स्निग्धेंदु जी, और साथ ही रास बिहारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय कुमार भी हमारे साथ हैं और हमारे कुछ सहयोगी संवाददाता लगातार आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अब केवल 45 मिनट बाकी हैं चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका इंतजार कम से कम इन 5 राज्यों के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता तो दम साधे कर ही रहे होंगे, यहां के वोटर भी इंतजार करेंगे। बंगाल की सियासत महापुरुषों के इर्द गिर्द घूम रही है। बंगाल में महापुरुषों पर हक जताने की कोशिशें हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महापुरुषों के आदर्शों को टीएमसी संभाल नहीं सकी है। महापुरुषों की विरासत को टीएमसी ने अनदेखा किया है। तो टीएमसी कह रही है जो बंगाल के महापुरुषों को जानते नहीं, बंगाल की संस्कृति को समझते नहीं, वो बंगाल में महापुरुषों की बात करके चुनावी स्टंट दिखा रहे हैं। नहीं गुजरे हैं स्वामी विवेकानंद, नहीं गुजरे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
नहीं गुजरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नहीं गुजरे हैं खुदीराम बोस, नहीं गुजरे हैं सुभाष चंद्र बोस। महापुरुषों को वैसे भी उनके आदर्श गुजरने नहीं देते, लेकिन इन्हीं आदर्शों के पेड़ से सत्ता के पके फल खाने की उम्मीद बन जाए तो वही होता है जो बंगाल में हो रहा है। महापुरुषों की विरासत पर अधिकार की जंग। ये जो इसका गौरवमय इतिहास रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस कंट्रीब्यूशन को समावेश करते हुए सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का प्रयास हम करने का काम कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के जरिए प्राण फूंकने वाले सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर के सामने बीजेपी के अध्यक्ष नतमस्तक हुए। बंगाल की नसों में बहते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाली अस्मिता के शिखर पुरुष को भला कौन अपने पाले में नहीं लेना चाहेगा। बीजेपी के पोस्टर बताते हैं कि बंकिम चंद्र पर उनका दावा पुख्ता है। कि किस तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। जेपी नड्डा का पोस्टर्स आप देख सकते हैं। एक पोस्टर वॉर जो है, जंग, पोस्टरों का जंग, वो दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी का पोस्टर देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा ममता बनर्जी, बांग्ला गौरव ममता, बंगाल का गर्व है ममता, ये लिखा हुआ एक तृणमूल कांग्रेस का पोस्टर लगा दिया गया है। तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में वो गरमाने लगी है। पश्चिम बंगाल की जो मनीषियां हैं, जो आइकॉन हैं, उनको लेकर बंकिम चंद्र पर सिर्फ दावा नहीं बल्कि आरोप भी है कि बंगाल को चलाने वाले बंकिम चंद्र के योगदान को नहीं संभाल पाए उनके आदर्श, उनकी विरासत। भवन जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ममता कहती हैं कि बंगाल के महापुरुषों की बात बीजेपी करती तो जरूर है, लेकिन उसे ना तो बंगाली कल्चर पता है और ना ही महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी है। आइडियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और ये बात बताने का लोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा, रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है, तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं। महापुरुषों के सहारे ही बीजेपी ने आज अपना चुनावी दांव खेल दिया। सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। सोनार बांग्ला के विजन को साकार करने के लिए बीजेपी 2 करोड़ जनता की राय लेगी। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ दौड़ेंगे। एलईडी रथों में मतपेटियां होंगी। 30,000 मतपेटियों में जनता अपनी राय रखेगी। सामुदायिक बैठकों से राय जानने की कोशिश होगी। मिस्ड कॉल के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। कैंपेन में होने वाली रायशुमारी पर मैनिफेस्टो तैयार होगा। एक इनोवेटिव सा कैंपेन स्ट्रेटजी है बीजेपी की तरफ से, जिसको कहा जा रहा है लोको सोनार बांग्ला। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गाड़ियां जाएंगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के साथ बात करेंगे। बैलेट बॉक्सेस लेके घूमेंगे 50 करके, जिनमें सजेशन दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाए, और 50-50 कर ये बैलेट बॉक्सेस को गिना जाएगा और वहां से सजेशंस लेके एक फुल फ्लेज मैनिफेस्टो 2021 के इलेक्शन से पहले बीजेपी अपना घोषित करेंगी।
ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने जिस सोनार बांग्ला का वादा किया है उसमें कानून का राज होगा, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, गरीबों को बुनियादी हक मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सीमाएं सुरक्षित होंगी। एक तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला का वादा और महापुरुषों पर हक का इरादा बताता है कि वो बंगाल जीतने के लिए बेकरार है और यही बेकरारी ममता को परेशान कर रही है। नौहाटी में इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।